हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखा था। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैंने स्टेटमेंट लिखा था, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। अब हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। विल डू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस टॉपिक, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन के पहले थोड़ा सा मैं आपको वेट के बारे में बता दूंगा, ठीक है। आप वेट और नॉर्मल रिएक्शन दो फोर्स जब पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं आईआईटी जेई या आईआईटी जेई का तैयारी करना चाहते हैं, नीट का तैयारी करना चाहते हैं, वो सारे लोग हमारा कोर्स ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम लोग फोर्सेज पढ़ रहे हैं, अलग अलग फोर्सेज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट वेट। वेट के बारे में बात करते हैं। वेट एक ऐसा फोर्स जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अज्यूम करते हैं हम लोग हर जगह जब भी सवाल करते हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो सवाल हम लोग अर्थ पे कर रहे हैं। और अर्थ पे कर रहे हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के फील्ड में है, मतलब अर्थ के सरफेस पे भी हो सकता है, सरफेस से थोड़ा दूर भी हो सकता है। तो वेट एक फील्ड फोर्स है। दो तरह का फोर्स देखिए फिजिक्स में देखने को मिलेगा आपको। एक फोर्स फील्ड फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो बॉडी का एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होने का जरूरत पड़ेगा। और फील्ड फोर्स में दो बॉडी अगर दूर दूर भी है तब भी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वेट एक ऐसा फोर्स है, मतलब बॉडी का अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है। और वो कांटेक्ट में नहीं भी रहेगा तब भी वो वेट फोर्स जो है वो लग सकता है, ठीक है। मान लो कोई बॉडी अर्थ से 1 किलोमीटर का ऊंचाई पे है तो तभी वहां पे वेट एक्ट करेगा। वेट इज व्हाट? वेट इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by earth on the body. Weight is basically, weight of the body is basically the gravitational force exerted by earth on the body. अब बाई डिफॉल्ट हम लोग मान के चलते हैं कि धरती नीचे है और बॉडी ऊपर है, कोई भी बॉडी दिया हुआ है तो हम लोग बाई डिफॉल्ट एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि धरती जो है वो नीचे है। तो ये जो वेट का डायरेक्शन होता है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि हम ऊपर हैं और धरती हमसे नीचे है। तो वेट जो लगाएंगे आप, फ्री बॉडी डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे, हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो वेट का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेट W equals to m into g, where g is acceleration due to gravity, which is taken as, अगर बॉडी अर्थ सरफेस के नजदीक है या अर्थ सरफेस पे है तो g का वैल्यू जो है हम लोग लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी। और डायरेक्शन जो है हम लोग बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि धरती नीचे है, अर्थ इज डाउनवर्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। इतना इंफॉर्मेशन आप रखें, ठीक है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। वेट के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है आगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। अभी इतना इन्फॉर्मेशन रखिए। तो जब भी कोई सवाल होगा, अनलेस कि ये नहीं दिया रहे उसमें कि बॉडी जो है या सिस्टम ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, अनलेस ये लाइन नहीं लिखे, आप इन जनरल हमेशा अज्यूम करेंगे कि जो सिस्टम दिया हुआ है वो अर्थ के सरफेस के नज़दीक दिया हुआ है या अर्थ पे दिया हुआ है। तो सिस्टम मतलब पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो भी बॉडी रहेगा प्रॉब्लम में दिया हुआ, उस बॉडी पे वेट आप जरूर लगाएंगे। और वेट का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएगा। वेट का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएंगे, चाहे बॉडी का ओरिएंटेशन जैसा भी हो।
मतलब ऐसे है तभी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और ऐसे टिल्ट है तभी वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। तो ओरिएंटेशन से मतलब नहीं है, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इतना इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखिए, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन, फर्दर इस पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ग्रेविटेशनल चैप्टर में करेंगे, जो कि स्पेशली इसी फोर्स के ऊपर वो चैप्टर है, तो उसमें काफ़ी डिटेल में हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ वेट पे तो कोई सवाल बनेगा नहीं, वेट पे तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, मतलब बनेगा भी तो बहुत इजी बनेगा, कोई उसका सेंस नहीं बनता है। तो एक और फोर्स पढ़ लेते हैं, फिर दो फोर्स हमारे पास आ जाएगा, तो दोनों फोर्स क्लब करके अलग अलग क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और फोर्स पढ़ लें। तो पहले तो देखो वेट है, वेट ऑलमोस्ट हर सवाल में आपको लगाना है। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स है इस लेवल पे, जो मैकेनिक्स आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स विच यू इनकाउंटर इज नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। जब भी कोई फोर्स आप पढ़ेंगे तो आपको तीन चीज जानना बहुत जरूरी है। जब भी कोई फोर्स आपके सामने है तो उसके बारे में तीन चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला, फोर्स देखो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो जब भी कोई फोर्स नया फोर्स आप पढ़ेंगे तो उसे तीन चीज का क्लैरिटी होना चाहिए। पहला, वो फोर्स कब लगता है, वो फोर्स कब लगता है। दूसरा, कितना लगता है, और किस डायरेक्शन में लगता है। ये तीन चीज जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी फोर्स, नया फोर्स आप पढ़ेंगे तो ये तीन चीज का बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए कि वो फोर्स कब बॉडी पे एग्जर्ट होता है, कब लगता है, वो दूसरा कितना अमाउंट में लगता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड होता है, और तीसरा उसका क्या डायरेक्शन होता है। ये तीन चीज जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इसका आंसर हम एक एक लाइन में लिख देते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे, और फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे ताकि वो चीज और ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन द आंसर। व्हेन द फोर्स अप्लाइज, हाउ मच इट अप्लाइज, एंड इन व्हाट डायरेक्शन इट अप्लाइज। तो पहला क्वेश्चन का जो जवाब है, इट एक्ट्स ऑन द बॉडी when its motion is constrained। कंस्ट्रेंट का मीनिंग आपको हम बताएंगे एग्जांपल लेके, ठीक है। when its motion is constrained in certain direction, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है बॉडी पे। अगर बॉडी का मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट हो। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है नॉट फ्री, कंस्ट्रेंट का मतलब है नॉट फ्री। इस पे आएंगे हम लोग, अभी एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट्स मोशन इज कंस्ट्रेंट इन सर्टेन डायरेक्शन। सेकेंड है, इट एक्ट्स इन डायरेक्शन opposite to the, it acts in direction opposite to the direction in which motion is constrained. It acts in direction opposite to the direction in which motion is constrained। ये उस डायरेक्शन में एक्ट करता है। इट एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्ट्रेंट। जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगा। एक बात करेंगे इस पर और डिटेल में, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस मैग्नीट्यूड depends on the degree to which its magnitude depends on the degree to which motion is constrained। its magnitude depends on the degree to which the motion is constrained, ठीक है। ये तीन लाइन को लर्न करना है। आज का क्लास का पूरा ऑब्जेक्टिव यही तीन लाइन को समझना है।
आज के क्लास का पूरा ऑब्जेक्टिव यही 3 लाइन को समझना, यही थ्योरी है बस, ठीक है, कोई बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं है। इसी को हम लोग सवाल के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल थिंग। ये तीनों लाइन लिखे हैं, पहला लाइन बता रहा है आपको कि ये फोर्स कब लगता है, सेकेंड लाइन बता रहा है ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, और तीसरा लाइन बता रहा है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। तो पहले का आंसर है इट एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट्स मोशन इज कंस्ट्रेंड इन सर्टेन डायरेक्शन। बॉडी का मोशन अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंस्ट्रेंड होगा तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन उस बॉडी पे एक्ट करेगा। इनफैक्ट यही नॉर्मल रिएक्शन बॉडी का मोशन को कंस्ट्रेंड करता है, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा ही जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंड है उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। और नॉर्मल रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच इट इज कंस्ट्रेंड। तो ये तीनों लाइन का मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दीज 3 लाइंस। लेट्स टेक द एग्जांपल। सपोज करो एक बॉडी दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg से, यू आर गिवन ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। एक केस में तो ये फ्री फॉल पे है, बिल्कुल कंस्ट्रेंट नहीं है, इट इज ऑन फ्री फॉल। पहला केस हम लोग लेते हैं द बॉडी इज इन फ्री फॉल, ठीक है, बॉडी बिल्कुल फ्री फॉल में है। और एक केस है जहां पे बॉडी जो है एक प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, और प्लेटफॉर्म जो है, पूरा प्लेटफॉर्म जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, ठीक। तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यही बॉडी, सेम बॉडी, इट इज केप्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड या एक काम करो, पहला केस तो फ्री फॉल ले लिए, दूसरा केस ये ले लो, इट इज केप्ट ऑन प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट, इट इज केप्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट, ठीक है, प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है, ठीक है। तीसरा केस है इट इज केप्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द प्लेटफॉर्म इज कमिंग डाउन विथ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लेटफॉर्म कम्स डाउन with 2 meter per second in downward direction. The fourth case, let's take the same 10 kg body, same जो 10 kg body है उसको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, and suppose that the platform moves up, the platform moves up with acceleration 2 meter per second square. प्लेटफॉर्म मूव्स अप विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेम बॉडी लिया है, 4 सिनेरियो में इसको देख रहे हैं। पहला सिनेरियो है कि बॉडी बिल्कुल फ्री फॉल में है, कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा हुआ है, जैसे इसको हम छोड़ दें पेन को, ये पेन को छोड़ दें तो ये फ्री फॉल में आ जाएगा, ये पेन छोड़ देंगे इट इज इन फ्री फॉल, ठीक है, इट इज इन फ्री फॉल। पेन को हमने छोड़ दिया तो क्या हुआ, उस तरह फ्री फॉल में, जब तक मेरे हाथ में नहीं है तब तक ये फ्री फॉल में, इट इज फ्री टू मूव, इट्स नॉट कंस्ट्रेंट। देखो कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है नॉट फ्री, कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है not free. When the body is not free to move, we say it is constrained. जैसे इस पेन को देखो हाथ पे ऐसे रख लिए, what my hand is doing? My hand is constraining the motion of this pen in downward direction. इस पेन पे weight force लग रहा है, earth exerting with a force equal to its weight in downward direction. अगर ये free होता, under the action of gravity, this pen could have moved in downward direction with 9.8 meter per second square. और अभी क्या है, I am putting hand below it, तो मेरा हाथ क्या कर रहा है, मेरा हाथ इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट कर रहा है, और इस नॉर्मल रिएक्शन को एग्जर्ट करके वो क्या कर रहा है, इस पेन का मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, इस पेन का मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। तो यहाँ देखिए आपको 10 kg बॉडी दिया हुआ है, 4 अलग अलग सिनेरियो में दिया हुआ है, 4 अलग अलग सिनेरियो में दिया हुआ है। अच्छा, चारों ही केस में हम लोग मान के चलने के अर्थ है, ठीक है, चारों ही केस में अर्थ exerting force, earth is exerting a force, how much,
10g, मैंने बताया था आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेट बताया था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेट इज मास इंटू जी, एम इंटू जी, ठीक है, एम इंटू जी। तो चारों ही केस में अर्थ जो है इस पर 10g फोर्स लगाएगा, चारों ही केस में अर्थ जो है 10g फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। अब पहले केस में क्या है, पहले केस में देयर इज नो सरफेस, देयर इज नो सरफेस, द बॉडी इज फ्री टू मूव, बॉडी इज फ्री टू मूव, ठीक है। व्हेन बॉडी इज फ्री टू मूव, then under the action of gravity, with what acceleration it will go in downward direction? 9.8 मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग जी बोलते हैं, ठीक है। यहां पे मोशन इज नॉट एट ऑल कंस्ट्रेंट, मोशन इज फ्री, मोशन इज नॉट कंस्ट्रेंड। तो या तो इसको फ्री बोलो या बोल सकते हैं मोशन इज अनकंस्ट्रेंड, मोशन इज अनकंस्ट्रेंड, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो मूव कर रहा है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 10g, एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी द बॉडी गोज डाउन विथ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बॉडी गोज डाउन विथ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये केस है जिसको हम बोलते हैं अनकंस्ट्रेंट, ठीक है, बिल्कुल कंस्ट्रेंट नहीं है। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी जीरो, नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू बी जीरो। Let's come to this case, second case. Second case में क्या है, second case में भी 10g फोर्स लग रहा है, but what do you find? Body is at rest. मतलब एक केस आप ले सकते हो कि 10 kg बॉडी मान लो एक लिफ्ट में रखा हुआ है और लिफ्ट बिल्कुल रेस्ट पे है, लिफ्ट बिल्कुल रेस्ट पे है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आपका बॉडी का मोशन कंस्टेंट है, फ्री नहीं है ना, इट्स नॉट फ्री। अगर ये फ्री होता then under the action of this 10g force it could have moved in downward direction with 9.8 meter per second square, just like this case. अगर ये मोशन, अगर ये इसका मोशन फ्री होता, अगर ये फ्री होता, उस केस में under the action of gravity it could have moved in downward direction with 9.8 meter per second square, but what we are finding, it is at rest, ठीक है, it is at rest। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सरफेस जो है बॉडी के मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। जैसे हम ये मान लो ऐसे खड़े हैं तो नीचे का फ्लोर क्या कर रहा है, जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं ये फ्लोर मेरा मोशन को अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, समझ रहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 10 kg बॉडी का मोशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंड है। तो ये कंस्ट्रेंट कैसे हो रहा है, ये कंस्ट्रेंट बेसिकली जो सरफेस, जिस सरफेस पे रखा हुआ है, ये सरफेस इस बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्टेंट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्टेंट। इनफैक्ट यही फोर्स सरफेस बॉडी पे लगाता है, और सरफेस यही फोर्स लगा के इस बॉडी का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्टेंट कर रहा है, सरफेस यही फोर्स लगा के इस बॉडी का मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर एक्ट करता है, पहली बात कब एक्ट करता है, व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी इज कंस्ट्रेन, व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी इज कंस्ट्रेन। नॉर्मल रिएक्शन कब एक्ट करता है, व्हेन द मोशन ऑफ बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड। नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये उस डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में ये बेसिकली इट इज एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्ट्रेंट। जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंट है, जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहाँ पे 10 kg जो बॉडी है इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया है, सरफेस ने लगाया है, सरफेस ने लगाया है। तो ये बॉडी सरफेस पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा एज रिएक्शन फोर्स। अगर सरफेस एन फोर्स लगा रहा है बॉडी पे तो बॉडी भी सरफेस को छोड़ेगा नहीं, वो बॉडी पे भी, इनफैक्ट यहां लगेगा, मैंने साइड में दिखा दिया है, तो बॉडी भी सरफेस पे एक एन फोर्स लगाएगा। अगर इसको हम रिएक्शन बोलते हैं, एक्शन ऑफ सरफेस ऑन द बॉडी, तो ये हो जाएगा रिएक्शन ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस, रिएक्शन ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस, ठीक है। तो यहां पे हम कहेंगे द मोशन इज कंस्ट्रेन्ड, ये केस है जहां हम कहेंगे मोशन इज कंस्ट्रेंट, ठीक है, मोशन इज कंस्ट्रेंट। समझ पा रहे हैं,
मतलब जिस डायरेक्शन, पहली बार फोर्स कब लगता है, जब मोशन बॉडी का कंस्ट्रेंट होता है, किसी एक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन कंस्ट्रेंट होगा तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। इनफैक्ट यही नॉर्मल रिएक्शन लगा के सरफेस जो है बॉडी का मोशन को कंस्ट्रेंट कर रहा है। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ठीक, अभी मैग्नीट्यूड पे आएंगे। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या हो रहा है, बॉडी जो है डाउनवर्ड जा रहा है, सरफेस जो है ना, जिस सरफेस पर बॉडी रखा हुआ है वो सरफेस ही डाउनवर्ड जा रहा है, तो सरफेस का मोशन को इनहेरिट करता है, बॉडी भी डाउनवर्ड जा रहा है, बॉडी भी डाउनवर्ड जा रहा है। कितना डाउनवर्ड जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इस केस में क्या बोलोगे आप, इज द मोशन कंस्ट्रेंट, व्हाट्स द आंसर, इज द मोशन कंस्ट्रेंट इन दिस केस आल्सो, क्या इस केस में भी मोशन कंस्ट्रेंट है, ऑफ कोर्स कंस्ट्रेंट, नॉट एज कंस्ट्रेंट एज इन दिस केस, इस केस में जितना कंस्ट्रेंट है उतना नहीं है, इसमें तो पूरा ही कंस्ट्रेंट है, रुक ही गया है, इतना नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा दिया है कि बॉडी रुक ही गया है। यहाँ पे रुका हुआ तो नहीं है, यहाँ पे रुका हुआ नहीं है, लेकिन ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तब भी क्या हम इसको कंस्ट्रेंट बोलेंगे, यस इट इज कंस्ट्रेंट। व्हाई, बिकॉज अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं होता, देन अंडर द एक्शन ऑफ दिस 10G, अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं होता, then under the action of this 10G, this could have also moved in downward direction with 9.8 meter per second square. लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, instead of moving with 9.8 meter per second square, is going down with just 2 meter per second square. Instead of going down with 9.8 meter per second square, is going down with just 2 meter per second square. तो उस केस में भी, इस केस में भी मोशन कंस्ट्रेंट है। हाँ, इतना नहीं कंस्ट्रेंट है जो इस केस में पूरी तरह से कंस्ट्रेंट है, इसमें थोड़ा कम कंस्टेंट है, पर स्टिल इट इज कंस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी जो सरफेस है वो नॉर्मलाइजेशन लगा रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स लेस कंस्टेंट है, लेस कंस्टेंट है, क्योंकि अगर मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल ही रुका हुआ था, यहाँ पे लेस कंस्टेंट है, बट कंस्टेंट है, क्योंकि अगर ये फ्री होता, अगर ये फ्री होता, देन इंस्टेड ऑफ मूविंग डाउन विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर under the action of gravity, it could have moved down with 9.8 meter per second square. तो हम लोग देख रहे हैं कि 9.8 से तो नीचे नहीं जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। इसका मतलब अभी भी मोशन कंस्टेंट है, लेकिन लेस कंस्टेंट है। अब किस डायरेक्शन में कंस्टेंट है, ऑफ कोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्टेंट है। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा, और ये कौन लगा रहा है, सरफेस लगा रहा है। अगर इस नॉर्मल रिएक्शन को सरफेस का एक्शन बोलते हैं ब्लॉक के ऊपर, तो ब्लॉक भी सरफेस को नहीं छोड़ेगा, वो भी एक रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो हम कहेंगे इट इज अंडर कंस्टेंट, इट इज अंडर कंस्टेंट, कंस्टेंट है लेकिन लेस कंस्टेंट है, लेस कंस्टेंट है। ठीक, यहां क्या बोलेंगे, यहां पे भी 10G फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन is going up with 2 meter per second square, instead of going down with 9.8 meter per second square, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यानी इसका मतलब है इसका मोशन ओवर कंस्ट्रेंट है, मतलब कंस्ट्रेंट ही नहीं है, ओवर कंस्ट्रेंट है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, हैड इट बीन फ्री, इट कुड हैव गॉन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन with 9.8 meter per second square, but what we are finding, instead of going down with 9.8 meter per second square, is going up with 2 meter per second square. Instead of going down with 9.8 meter per second square, is going up with 2 meter per second square. इसका मतलब है यहाँ पे मोशन ओवर कंस्ट्रेंट है। किस डायरेक्शन ओवर कंस्ट्रेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ओवर कंस्ट्रेंट है। तो जिस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, सो दिस केस इज ओवर कंस्ट्रेंट। तो ये दो लाइन का मीनिंग समझ में है। इट एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट्स मोशन इज कंस्ट्रेंट इन सर्टेन डायरेक्शन। बी पार्ट है, it acts in direction opposite to the direction in which motion is constrained. It acts in direction opposite to the direction in which motion is constrained. Is it all right? Now let's talk about the third point. The third point is its magnitude depends on the degree to which motion is constrained. इसका magnitude depend करता है the degree to which motion is constrained. इस magnitude depends on the degree to which motion is constrained. जितना ज्यादा कंस्ट्रेंट होगा इसका मतलब उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। तो यहां देखिए
सबसे कम कंस्ट्रेंट किस केस में है? पहला केस में, बिल्कुल फ्री फॉल है। सबसे अधिक कंस्ट्रेंट कौन से केस में? चौथे केस में है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू लीस्ट होगा पहले केस में और हाईएस्ट होगा इस केस में। हाईएस्ट होगा चौथे केस में, ठीक है। सबसे कम इस केस में होगा, उसके बाद इस केस में होगा, पहला केस से ज्यादा इस केस में होगा, उसके इस केस में होगा, उसके सबसे ज्यादा इस केस में। समझ में आ रहा है आपको? निकाल भी लेते हैं, निकाल लेने से आइडिया लग जाएगा, लेकिन फिजिक्स से हम लोग थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन तो कर रहे हैं ना क्वांटिटेटिवली कि भाई हाँ ये ओवर कंस्ट्रेंट है तो हाईएस्ट होगा इस केस में, यहाँ तो जीरो ही होगा, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट है तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उससे थोड़ा कम नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, और यहाँ पे इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा, ओवर कंस्ट्रेंट है। तो निकाल भी सकते हैं हम लोग। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा। पहले केस में तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ इज वेक्टर इक्वेशन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन यू हैव इन द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है सेकेंड केस में, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन minus total force acting in downward direction, and that is zero because acceleration is not there, it is in equilibrium. दूसरा केस है इक्विलिब्रियम का केस है, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो वेक्टर इक्वेशन है, जिस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, या वाइस वर्सा। जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन तो यहाँ दिख रहा है, एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? व्हाट इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? नेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टोटल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन minus total force acting in upward direction. So what is the total force acting in downward direction? You have just one force. आप सिर्फ बॉडी को कंसिडर कीजिए, ये वाला एंड जो है सरफेस पे लग रहा है, सरफेस का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग नहीं ड्रा कर रहे हैं, हम लोग बॉडी के ऊपर फोर्स का डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। तो इस बॉडी पे टोटल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 10G. In fact, there is only one force. So total force is just that one force. So total force acting in downward direction is 10G. And minus total force acting in downward direction is N. So this is net force acting in downward direction, and that will be equal to what? That will be equal to mass into net acceleration in downward direction. जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लेंगे उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन भी देखेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन हमें पता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे आ जाएगा आपका। यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड है, so the net force, the mass into acceleration will be equal to net force acting on the body in upward direction. What is net force acting on the body in upward direction? Total force acting in upward direction minus total force acting in downward direction, and that is equal to 10 into 2. Right? समझ में आ रहा है? Is it clear? तो यहाँ पे पहले केस में n 0 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? n is 100 न्यूटन। g का वैल्यू अगर 10 ले लें तो ये 100 न्यूटन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज 80 न्यूटन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट इज 120 न्यूटन। तो क्लियर है, यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लास्ट केस में वी वर एक्सपेक्टिंग कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। लास्ट केस में हम लोग मतलब एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ओवर कंस्टेंट है, द डिग्री टू विच मोशन इज कंस्टेंट इज हाईएस्ट इन फोर्थ केस। वी एक्सपेक्ट the magnitude to be highest in this case, and you have the magnitude highest in this case. और न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के देख रहे हैं कि n का वैल्यू यहाँ 120 है, यहाँ 0 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ थोड़ा 100 से कम है कि अंडर कंस्टेंट है, यहाँ 100 से थोड़ा अधिक है क्योंकि ओवर कंस्टेंट है। तो क्लियर है ये चीज क्लियर है कि कैसे ये तीनों लाइन का मीनिंग क्लियर है। When you have the normal reaction acting on the body, normal reaction acts on the body when its motion is constrained in certain direction. It acts in direction opposite to the direction in which motion is constrained. And third, its magnitude depends on the degree to which motion is constrained. Its magnitude depends on the degree to which the motion is constrained. Degree to which the motion is constrained.
समझ में आ रहा है ये चीज? कोई भी डाउट हो, जहां भी इसको पढ़ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको दिया रहेगा ऑप्शन टू आस्क क्वेश्चंस, यू कैन यूज दैट प्लेटफॉर्म। और क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, देखिए, लेट्स गो अहेड। सवाल ही एक तरीका है फिजिक्स समझने का। क्वेश्चन इज द वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड होना चाहिए। सवाल भी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पे ही फोकस रहना चाहिए। ठीक है, करते हैं। You have suppose a platform like this, and on this platform you have two bodies. एक जो है 10 kg का है और दूसरा बॉडी जो है एक 5 kg का है सपोज। और जो पूरा प्लेटफॉर्म है से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। Then we have to find normal reaction at this interface and at this interface. Suppose we have to find normal reaction at these two interfaces, right? मतलब एक तो है सरफेस और 10 kg बॉडी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन वो क्या है, और 10 kg और 5 kg के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, ये निकालना है हम लोग को। We have to find normal reaction at the interface of surface and 10 kg, and you have to find normal reaction at the interface of 10 kg and 5 kg. नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये लगने के लिए बॉडी का कॉन्टैक्ट में होने का जरूरत है। whereas वेट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फील्ड फोर्स है। मैकेनिक्स में एक ही फील्ड फोर्स आपको पढ़ना है फॉर्चुनेटली, ठीक है, एंड दैट इज ग्रेविटेशन। बाकी सारे फोर्स कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व करते हैं, तो उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसको समझना बहुत ईजी है कि उसके लिए आपको दिखेगा नहीं कॉन्टैक्ट में है कि नहीं है। कॉन्टैक्ट में है तभी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक है, वेट तो देखो लगता ही रहता है, वेट तो आपका जो है फील्ड फोर्स है, एक्शन एट ए डिस्टेंस। दो बॉडी एक दूसरे के दूर दूर है बट फिर भी एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो उस फोर्स को हम लोग फील्ड फोर्स बोलते हैं। तो ये वेट जो है फील्ड फोर्स है। वेट लगने के लिए बॉडी को अर्थ के सरफेस से चिपक के नहीं रहना है, अर्थ के सरफेस थोड़ा दूर भी रहेगा तब भी वो फोर्स लगेगा, इसलिए उसको फील्ड फोर्स बोला जाता है। ठीक है, फील्ड फोर्स बोला जाता है। आपको इस लेवल 10+2 लेवल पे यू हैव टू स्टडी जस्ट वन फील्ड फोर्स इन मैकेनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में और भी फील्ड फोर्स होंगे, कूलम्ब फोर्सेज है। तो यहाँ पे मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ आपको ग्रेविटेशन ही एक चैप्टर है जहाँ फील्ड फोर्स इन्वॉल्व करता है। बाकी सारे फोर्स जो आपको दिए जाएंगे वो सब कॉन्टैक्ट फोर्स होंगे, तो देखना इजी रहेगा क्योंकि कॉन्टैक्ट तो दिखेगा ना, सवाल का जो डायग्राम है उसमें कॉन्टैक्ट दिखेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इंटरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाना है। हमें दोनों इंटरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है किसी भी सवाल को करने का, मैकेनिक्स के किसी भी क्वेश्चन को करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, और ध्यान से सुनिए ये इंपॉर्टेंट है, जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम बता रहे हैं, अदरवाइज हम अननेसेसरी चीज बोलते नहीं हैं बाकी टीचर की तरह। ठीक है, आई ओनली स्पीक द इम्पॉर्टेंट और द रेलेवेंट चीज, इररिलेवेंट ज़्यादा बोलने से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल भी होंगे तो फिजिक्स से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, इररिलेवेंट चीज अगर देखना है तो यू कैन, there are lots of teacher teaching irrelevant things, you can study that. Okay, so yeah, so we have to find normal reaction at this interface and at this interface. तो पहला स्टेप किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन का, पहला स्टेप फिजिक्स मतलब मैकेनिक्स के क्वेश्चन का पहला स्टेप है यू ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। इसको होता है फ्री बॉडी डायग्राम। आप दोनों बॉडी को सराउंडिंग से आइसोलेट कर दीजिए, आप दोनों बॉडी को सराउंडिंग से आइसोलेट कर दें। यू आइसोलेट बोथ द बॉडी फ्रॉम इज सराउंडिंग 10 kg and you have 5 kg.
दोनों बॉडी को सराउंडिंग से आइसोलेट कर दे। चलो एक के ऊपर एक ही ड्रा कर, अलग अलग ड्रा कर दी, दोनों बॉडी को सराउंडिंग से आइसोलेट कर देना है। पहला फोर्स आपका क्या है 10 kg, दूसरा फोर्स है 5 kg, ठीक। और आइसोलेट कैसे करेंगे? बाय शोइंग ऑल द इंटरेक्शन दीज बॉडीज हैज विद द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। क्या हम बोल रहे हैं? इन द फ्री बॉडी डायग्राम you isolate the body from its surrounding. You isolate the body from its surrounding. How? By showing all the interaction which the body has with the surrounding in terms of forces. जितना भी interaction ये body अपने surrounding के साथ इसका interaction है, उन सभी interaction को forces के terms में दिखा के हम लोग इन bodies को surrounding से isolate कर दें। या तो वो surrounding दिखा दो या वो सराउंडिंग जितना फोर्स लगा रहा है वो दिखा दो, एक ही बात है भाई। सराउंडिंग का फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? सराउंडिंग इस पे इन पे फोर्स लगा रहा है। जैसे 5 kg 10 kg, सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग आपका ये सरफेस है, सरफेस फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, सवाल तो एक एग्जाम्पल हो गया ना, बाकी बातचीत तो इन जनरल होगा, ठीक है। क्वेश्चन स्पेसिफिक बात तो बहुत कम ही रहेगा ना, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? आप इन दोनों बॉडी को सराउंडिंग से आइसोलेट कर दीजिए। कैसे आइसोलेट करना है? बाय शोइंग ऑल द इंटरैक्शन द बॉडी हैज विद द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। जो भी इंटरैक्शन ये बॉडी सराउंडिंग के साथ रख रहा है उसको फोर्स के टर्म में दिखा के आप सराउंडिंग को गायब कर दो। सराउंडिंग का इंपॉर्टेंस यही है कि फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो उसका फोर्स दिखाई दिए तो सराउंडिंग दिखाने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। So we isolate the body from its surrounding by showing all the interaction it has with the surrounding in terms of forces. तो करते हैं, देखते हैं। 5 kg बॉडी जो है किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? 5 kg बॉडी जो है किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? पहली बात तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ वहां पे है, धरती नीचे, हम ऊपर है, धरती पे ही सवाल कर रहे हैं हम लोग। तो वेट जो है वो तो दोनों पे लगेगा। अर्थ जो ग्रेविटी एग्जर्ट कर रहा है 10g, इस पे 5g, ये तो दोनों पे लगना ही लगना है कि अर्थ तो ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, धरती माता, ठीक है, तो फोर्स लगेगा, ठीक। सो 5 kg इज इंटरैक्टिंग विद द अर्थ, 5 kg इंटरैक्टिंग विद द अर्थ, सो दैट इंटरैक्शन हैज बीन शोन हियर इन टर्म्स ऑफ वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जो 5 kg का इंटरैक्शन अर्थ के साथ है वो हम mg के टर्म्स में दिखा दिए। 10 kg बॉडी का इंटरेक्शन जो अर्थ के साथ है उसको 10g फोर्स से हमने दिखा दिया। और 5 kg किससे इंटरेक्ट कर रहा है? इंटरेक्शन में इन्वॉल्व फील्ड फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो फील्ड फोर्सेस तो ग्रेविटी ही है, वो तो दिखाई दिया हमने, और बाकी फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो उसको चेक करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि 5 kg बॉडी किसके साथ कॉन्टैक्ट में है। किसके साथ कॉन्टैक्ट में? देखो 10 kg बॉडी के साथ, 10 kg बॉडी के साथ। अच्छा, पूरा प्लेटफॉर्म ही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन दोनों ही केस में हम लोग ऐसे ड्रा कर देंगे, ठीक है, ऐसे ड्रा कर देंगे। तो 5 kg किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है? इट इज ऑन 10 kg मास। और 10 kg मास क्या कर रहा है? 10 kg मास 5 kg मास का मोशन को कंस्ट्रेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं 5 kg मास का मोशन कंस्ट्रेंट है। अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं होता then under the action of this 5g it would have moved in downward direction with g acceleration. अगर ये constraint नहीं होता then under the action of 5g it could have moved in downward direction with 9.8 meter per second square. But instead of moving it 9.8 meter per second square, we are finding is going down with just 2 meter per second square. इसका मतलब ये है कि 5 kg का मोशन कंस्ट्रेंड है। मोशन कंस्ट्रेंड है तो आपको इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? जिस डायरेक्शन मोशन कंस्ट्रेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है तो नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और ये किसने लगाया? ये किसने लगाया? ये 10 kg मास ने लगाया, ठीक है। तो 10 kg मास ने N1 फोर्स 5 kg पे लगाया। तो अगर इसको हम लोग एक्शन बोलते हैं then 5 kg mass is not going to leave 10 kg mass, it will apply equal and opposite force. तो अगर 10 kg N1 फोर्स लगा रहा है तो 5 kg भी नहीं छोड़ेगा इसको, वो भी एक N1 फोर्स लगाएगा which will be equal in magnitude and opposite in direction, which will be equal in magnitude and opposite in direction.
तो 10 kg बॉडी जो है 5 kg पे N1 फोर्स लगाया, अब 5 kg एक रिएक्शन फोर्स N1 10 kg पे लगाया, एक रिएक्शन फोर्स N1 जो है वो 10 kg पे लगा दिया। समझ में आ रहा है आपको? सो द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg मास इज वेरी क्लियर। यू हैव नो अदर फोर्स, यू हैव नो अदर फोर्स, तो हमने 5 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लिया। अब आइए 10 kg बॉडी पे। 10 kg किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है? अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा है, तो हमने 10 g के फोर्स के टर्म्स दिखा दिया। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? 5 kg मास से कर रहा है, तो 5 kg मास के साथ जो इंटरेक्शन है वो यहाँ N1 के टर्म्स में दिखाई दिया हमने। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है? और देखो किसके साथ कांटेक्ट में है? सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। सरफेस क्या कर रहा है? सरफेस इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, क्योंकि अगर ये फ्री होता है then under the action of 10 g and N1 it could have moved in downward direction with huge acceleration, but instead of moving out with huge acceleration it's just going down with 2 meter per second square। इसका मतलब 10 kg मास का भी मोशन कंस्ट्रेंड है। किधर कंस्ट्रेंड है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंड है, तो नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये कौन लगा रहा है? ये सरफेस लगा रहा है, ये सरफेस लगा रहा है, तो 10 kg मास भी सरफेस को छोड़ेगा नहीं, वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 लगाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि यहाँ पे वेइंग मशीन है, अब बताइए वेइंग मशीन कितना वेट रीड करेगा? तो वेइंग मशीन क्या रीड करेगा? इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको रीड करेगा। वेइंग मशीन क्या है? एक फोर्स मेजरिंग डिवाइस है, एक फोर्स मेजरिंग डिवाइस है, जितना फोर्स लगाओगे वो मेजर करके आपको दे देगा। तो वेइंग मशीन क्या मेजर करेगा? इज गोइंग टू मेजर N2। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द वेट शोन बाय द वेइंग मशीन? Weight shown by the weighing machine is going to be the value of N2 which you are going to obtain from here। ठीक, तो 10 kg मास का भी मोशन, 10 kg मास का भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर दिया हमने। ये तीन चीजों से इंटरेक्ट कर रहा था, एक अर्थ से इंटरेक्ट कर रहा था, तो अर्थ के इंटरेक्शन को हमने 10 g के टर्म से दिखा दिया। ये 5 kg के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो 5 kg के साथ जो इंटरेक्शन उसको N1 के टर्म से दिखा दिया। ये सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो सरफेस का इंटरेक्शन N2 के टर्म से दिखा दिया। अब यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या है? N1 एंड N2। N1 एंड N2 आर द अननोन क्वांटिटी, दे आर द अननोन क्वांटिटी। ठीक है, तो आप ये अननोन क्वांटिटी निकालिए। कैसे निकालेंगे? बाय राइटिंग न्यूटन सेकंड लॉ। एक बार आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लिए, एक्सेलरेशन का आइडिया लग गया, देन यू कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, अभी देखिए न्यूटन सेकंड लॉ अगर 5 kg बॉडी पे लगाते हैं तो 5 kg का एक्सेलरेशन किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। So mass into acceleration vertically downward will be equal to the net force acting on the body in vertically downward direction. So what is the net force acting on the body in vertically downward direction? 5g minus N1. This is net force acting on the body in downward direction. That is equal to mass of the body into acceleration, right? Mass of the body into acceleration in downward direction. ये आ गया 10 kg बॉडी का, इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन। सो व्हाट इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? N1 और 10 g। सो टोटल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज 10 g plus N1। and what is the total force acting on the body in upward direction? Tell me. N2 minus total force acting in upward direction equals to mass into acceleration. This is net force acting on the body in downward direction, which is 10g plus N1 minus N2. यहाँ से N1 N2 निकल जाएगा। What is the value of N1? 50 में से 10 गया 40। N2 का वैल्यू क्या है बताओ? 140 माइनस 20 120। यहां से N1 N2 का वैल्यू निकल जाएगा। विल गेट द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। N1 N2 का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। ठीक, इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है आपको? इज इट वेरी क्लियर? अब इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अब फिर देखते हैं। मान लो ये 2 बॉडी के बजाय एक तीसरा बॉडी भी यहां रख दिया। सपोज आई कीप द बॉडी से 2 kg। आप नॉर्मल रिएक्शन इन तीनों इंटरफेस में निकालिए। आप नॉर्मल रिएक्शन इन तीनों के इंटरफेस में निकालेंगे।
फाइंड अ नॉर्मल रिएक्शन एट ऑल द 3 इंटरफेसेस। क्या करेंगे, वही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल द 3 बॉडी इन द सेम वे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, वी आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। हाउ डू यू आइसोलेट इट, कोई सराउंडिंग का फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सराउंडिंग जो है बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करता है, तो आप फोर्स शो कर दो, सराउंडिंग को गायब कर दो, एक ही बात है भाई। जो सराउंडिंग का इम्पैक्ट है वो आप ले लिए ना उसको, तो फिर सराउंडिंग को गायब कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं बी आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग। हाउ डू यू आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग, बाय शोइंग ऑल द इंटरेक्शन इट हैज विद द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो आप, 2 kg का, 5 kg का, 10 kg का, चलो ऊपर ऐसे लेते हैं 2 kg। सपोज ये 2 kg बॉडी है, ये 5 kg बॉडी है, और ये 10 kg बॉडी है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जो भी इंटरेक्शन बॉडीज का सराउंडिंग के साथ होता है उन सभी को फोर्स के टर्म में दिखा देते हैं। इंटरेक्शन 2 प्रकार से हो सकता है, एक जिसमें फील्ड फोर्स इन्वॉल्व हो सकता है, दूसरा जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स से इन्वॉल्व हो सकता है। फील्ड फोर्स मैकेनिज्म एक ही है, दैट इज ग्रेविटी। अर्थ जो है बॉडीज को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ विद अ फोर्स इक्वल टू mg। तो अर्थ का इंटरेक्शन इन सभी बॉडीज पे दिखा दीजिए, शो द इंटरेक्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, पीछे क्वेश्चन में जो वेइंग मशीन वाला केस लिए थे, अच्छा मिट गया क्या, वेइंग मशीन इज गोइंग टू रीड N2 जो निकाला था वही वेइंग मशीन का रीडिंग होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या किया हमने, अर्थ के साथ इंटरेक्शन, तीनों बॉडी अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस इंटरेक्शन को हमने वेट के टर्म से दिखा दिया। अब चलिए ऊपर से आते हैं, 2 kg बॉडी का बात करते हैं। 2 kg बॉडी जो है अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसके इंटरेक्शन को हमने 2g के टर्म से दिखा दिया। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, 2 kg इंटरेक्ट विद 5 kg। 2 kg जो है 5 kg के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 2 kg इज इंटरेक्ट विद 5 kg। 5 kg क्या कर, अच्छा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, यानी ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, और ये बॉडी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, यानी तीनों का ही मोशन कंस्ट्रेंट है। देखो 2 kg क्या है, 2 kg अगर ये फ्री होता then under the action of 2g force it could have moved in downward direction with 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये फ्री होता तो 2g फोर्स लगने की वजह से ये बॉडी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा होता है, लेकिन हम लोग क्या पा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। इसका मतलब है इसका मोशन कंस्ट्रेंट है, किधर कंस्ट्रेंट है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, पहली बात तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्योंकि इसका मोशन कंस्ट्रेंट है, और किधर लगेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्टेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये कौन लगा रहा है, ये 5 kg लगा रहा है। फोर्स देखिए हमेशा 2 बॉडीज के बीच में लगता है, अगर किसी भी एक बॉडी में फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगाने वाला एजेंसी भी रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप एक ही बॉडी है और आप पे फोर्स लग रहा है कि आप चल रहे हैं आपको कोई तमाचा मार दे, तमाचा मारने वाला नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। भूत प्रेत का जगह नहीं है फिजिक्स में ऐसे, तो ठीक है। तो अगर आपको कोई मार रहा है तो आसपास मारने वाला व्यक्ति दिखेगा आपको। ऐसे ही अगर 2 kg पे N1 फोर्स लग रहा है तो ये N1 फोर्स लगाने वाला बंदा दिखेगा। ये N1 फोर्स कौन लगा रहा है, 5 kg लगा रहा है, 5 kg लगा रहा है। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी साथ साथ लगाते जाएंगे। अगर 5 kg 2 kg पे N1 फोर्स लगा रहा है तो 2 kg भी 5 kg को छोड़ेगा नहीं, ये भी N1 फोर्स लगाएगा विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ये भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जो इक्वल और ऑपोजिट होगा, ठीक है। सी 5 kg exert N1 force on 2 kg, then 2 kg is not going to leave 5 kg, it will exert a force which is equal and opposite because reaction force, ठीक है। तो 2 kg भी N1 फोर्स 5 kg पे लगाएगा। और 2 kg किससे इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ से इंटरेक्शन दिखा दिया, और ये 5 kg से इंटरेक्शन दिखा दिया, 5 kg से भी इंटरेक्शन दिखा दिया, ठीक है। तो पहले का तो 2 kg का तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लिया, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लिया। अच्छा, आप लोग ये भी हमसे पूछ सकते हो कि भाई ठीक है आपने N1 फोर्स लगाया, उसका रिएक्शन यहाँ दिखा दिया,
वाई यू आर नॉट शोइंग रिएक्शन फॉर 2G 5G एंड 10G? ये 2G 5G 10G कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है, ठीक है, अर्थ ये फोर्स लगा रहा है। तो ये बॉडीज भी अर्थ को इन फोर्सेस से जो है वो अट्रैक्ट करेगा। 2 kg इज गोइंग टू अट्रैक्ट अर्थ विथ 2G, ये 5G से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मास अर्थ का तो बहुत ज्यादा है ना, ये फोर्स कुछ भी अर्थ का नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। तो इसको शो इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है सिस्टम के अंदर ना। अभी ऐसे भी अर्थ आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने का जरूरत नहीं है। अर्थ एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो कोई फोर्स लगा रहा है। लेकिन फिर भी अगर रिएक्शन को आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ जो ये वेट लगाया है इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ लगा है, इसका रिएक्शन फोर्स अर्थ पे लग रहा है। भाई अर्थ ही तो फोर्स लगा रहा है बॉडी के ऊपर, तो बॉडी जब रिएक्शन फोर्स लगाया तो अर्थ पे लगेगा, विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। बट दीज फोर्सेस आर सो स्मॉल इफ वी रिगार्ड द साइज ऑफ द अर्थ दैट there is no importance, there is no any observable physical change in the earth due to action of these forces, ठीक है। इसलिए अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बट कॉन्टैक्ट फोर्स जहां भी फोर्सेज हैं उसका रिएक्शन जरूर लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पर रिएक्शन क्या सिस्टम के अंदर ही हो गया, 5 kg 2 kg पे लगा रहा है N1 फोर्स, 2 kg 5 kg पे N1 फोर्स लगा दिया, इक्वल एंड ऑपोजिट। आप किसी को भी एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो, अगर इसको एक्शन बोलेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा, अनवाइज वर्सा, ठीक। तो 2 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। वी हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg बॉडी, ठीक है। लेट्स कम टू 3 kg बॉडी, सॉरी 5 kg बॉडी। 5 kg बॉडी में अब देखो व्हाट इन 5 kg और 5 kg किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो अर्थ का इंटरेक्शन हमने यहाँ दिखा दिया 5G। और 5 kg किससे इंटरेक्ट कर रहा है, 2 kg से कर रहा है, तो 2 kg का इंटरेक्शन हमने यहाँ दिखा दिया N1 के टर्म्स में। और 5 kg किससे इंटरेक्ट कर रहा है, 10 kg के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। 10 kg क्या कर रहा है, 10 kg 5 kg का मोशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इसका मोशन फ्री होता then under the action of these forces it could have moved with acceleration which is huge one, 5G plus N1, ये इसके ऐसे एक्सेलरेशन तो G से भी अधिक होता है, G होता है मान लो 9.8 भी से तो बहुत अधिक, मतलब ये दोनों अगर फोर्स लगा दें हम लोग, अगर दोनों फोर्स लगा दें तो इसका एक्सेलरेशन तो बहुत लार्ज हो जाएगा ना। लेकिन एक्सेलरेशन आप कितना पा रहे हैं, जस्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जस्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन है, यानी इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्ट्रेंड। इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंड है तो एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। कौन लगा रहा है, 10 kg लगा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट यही 10 kg, यही N2 फोर्स 10 kg लगा के इसके मोशन को कंस्ट्रेन करता है, इसके मोशन को कंस्ट्रेन करता है, ठीक है। सो ये N2 फोर्स किसने लगाया, 10 kg बॉडी ने लगाया, ठीक है। तो 5 kg जो है वो छोड़ेगा नहीं, ये भी एक फोर्स लगाएगा रिएक्शन फोर्स, ये भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा N2 विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक। तो 5 kg का तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लिया। एक तो अर्थ हो गया, वो तो हमेशा रहता है 5G, और दो कॉन्टैक्ट है, एक 2 kg के साथ कॉन्टैक्ट है, एक 10 kg के साथ कॉन्टैक्ट है। तो वो जो इंटरेक्शन है 2 kg और 10 kg के साथ वो हमने N1 N2 के टर्म्स में दिखाई दिया है, क्लियर है तो, ठीक है, ओके। लेट्स कम टू 10 kg बॉडी। 10 kg बॉडी, 10 kg किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ से कर रहा है, 10G फोर्स लगा दिया। 5 kg के साथ कर रहा है, N2 फोर्स लगा दिया। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ के साथ कर रहा है इंटरेक्ट, अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सॉरी सरफेस के साथ, जो इनकी अर्थ हो सकता है एक टेबल बना दिया और टेबल के ऊपर रख दिया, तो ये सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। 10 kg जो है सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सरफेस क्या कर रहा है, सरफेस 10 kg का मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये फ्री होता है अंडर द एक्शन ऑफ 10G एंड N2 it could have moved in downward direction with huge acceleration, but we are finding it's going down with just 2 meter per second square, 2 meter per second square। इसका मतलब इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन है। कौन कंस्ट्रेन कर रहा है, सरफेस कंस्ट्रेन कर रहा है। कैसे कर रहा है, बाय अप्लाइंग ए नॉर्मल रिएक्शन इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्ट्रेंड। N3, who is exerting this N3? This N3 is exerted by the surface, तो 10 kg भी छोड़ेगा नहीं, ये भी N3 फोर्स सरफेस पे लगाएगा। अगर वेइंग मशीन होगा तो ये वेइंग मशीन जो है आपका यही N3 फोर्स लीड करेगा,
weighing machine is going to read this N3 force only. ठीक, अब N1 N2 N3 निकाल लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लिए। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लो, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लो। तीनों ही बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इनटू मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो 2 kg में नेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? टोटल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन 2g माइनस टोटल फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज this 2g minus n1. This is net force acting in downward direction and this is equal to mass into acceleration. इसी तरह से 5 kg का ड्रा कर लो, इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन into this 5 kg will be equal to net force acting on 5 kg downward direction. So what is net force acting in downward direction? Total force acting in downward direction, that is 5g plus n1 minus total force acting in upward direction 5 into 2. ठीक. Similarly, acceleration of 10 kg mass is 2 meter per second in downward direction. So what is net force in downward direction? Total force in downward direction, that is 10g plus n2 equals to this. निकल जाएगा, यहाँ से n1 आ गया जी, 20 में से 4 गया 16, ऐसे ही n1 का वैल्यू पुट कर दो n2 आ जाएगा, और n2 का वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ n3 आ जाएगा। कर लेंगे यहाँ, है ना, कर लेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, और एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म कर देंगे। यहीं पर एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देखिए ये तीन बॉडी देखो, एक के ऊपर एक रखा हुआ, एक के ऊपर एक रखा हुआ। अब इसको ऐसा करते हैं ना, एक के बाद एक रख देते हैं। ये तीन बॉडी है, तो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसको एक काम करते हैं, इसको एक के बाद एक रख देते हैं। लेट्स प्लेस देम वन आफ्टर द अदर, लेट्स प्लेस देम वन आफ्टर द अदर। सपोज करो इसको हम लोग ये सरफेस ले लेते हैं ऐसा, इस तीनों बॉडी को एक के बाद एक रख दिया जाए। पहले रख दो 10 kg को, फिर रख दो 5 kg को। अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छा रहता है। 10 5 15, फिर रख दो आगे 2 kg को। ठीक, अभी एक के ऊपर एक था, अभी एक के बाद एक है, अभी एक के बाद एक है। ठीक, बढ़िया है। अब सपोज करो 10 5 15 तो 17 है, तो एक काम करते हैं, इधर 85 न्यूटन फोर्स लगा दिया जाए। इधर से सपोज करो 17 न्यूटन फोर्स, 17 ले रहे हैं 85 ले रहे हैं, ताकि थोड़ा सा कट जाए, है ना। ये आपका केस हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट दिस इंटरफेस एंड एट दिस इंटरफेस। इन दोनों इंटरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन निकालिए। या नीचे तो इजी रहेगा, वहां नहीं पूछे हैं। 10 kg या 5 kg का बाउंड्री पे निकालिए नॉर्मल रिएक्शन। अब 5 kg या 2 kg के बाउंड्री पे निकालिए, 5 kg या 2 kg के बाउंड्री पे निकालिए। ठीक है, 10 kg या 5 kg के बाउंड्री पे निकालो और 5 kg या 2 kg के बाउंड्री पे निकालो। यहाँ पे आप नॉर्मल रिएक्शन निकालो, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट दीज इंटरफेसेस। ठीक है, अब क्या करेगा, तीनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। तीनों बॉडी का सबसे पहला काम यही होता है, ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल द 3 बॉडीज। 10 kg,
इसको मिटाते हैं। टू के जी, ठीक है, ओके। जो जो फोर्स समझ में आ रहा है पहले वो सब ड्रा करते जाओ, इंटरेक्शन देखते जाओ किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ के साथ तो सारा ही लोग इंटरेक्ट कर रहा है ना, तो वो सब तो ड्रा कर ही लो। 10G, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा सवाल में, बट फिर भी चलो कंप्लीट करने के लिए ड्रा कर लेते हैं। और सरफेस सभी का मोशन कंस्टेंट कर रहा है, ठीक है, सरफेस जो है सभी का मोशन कंस्टेंट कर रहा है by applying this normal reaction, by applying this normal reaction। और किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है बॉडी, ये एक्सटर्नल एजेंसी के साथ जो 85 न्यूटन लगा रहा है और 70 न्यूटन लगा रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या कर रहा है, 85 न्यूटन लगा रहा है ना, और इधर से 70 न्यूटन लगा रहा है, 85 न्यूटन और 70 न्यूटन, ठीक है। अब इंटरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन देखिए करते हैं। देखिए पहले आते हैं हम लोग 10 kg पे। 10 kg किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ के साथ कर रहा है, 10G लगा दिया। सरफेस क्या कर रहा है, सरफेस क्या कर रहा है, मोशन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट कर रहा है, N1 लगा दिया, N1 लगा दिया, ठीक। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी के साथ कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी के साथ कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंसी क्या कर रहा है, 85 न्यूटन इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, 5 kg के साथ कर रहा है। 5 kg क्या कर रहा है, 5 kg इसके आगे बैठ गया, तो 5 kg जो है इसके आगे है, इधर से पुश कर रहे हैं, तो 5 kg क्या करेगा, 5 kg 10 kg का मोशन को कंस्ट्रेन करेगा। 5 kg जो है 10 kg का मोशन को कंस्ट्रेन करेगा, बात समझ आ रहा, 5 kg जो है 10 kg का मोशन को कंस्ट्रेन करेगा, ठीक है। किस डायरेक्शन में कंस्ट्रेन करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में कंस्ट्रेन करेगा। कोई आप चल रहे हैं और सामने कोई पत्थर आ जाए तो क्या करेगा, पत्थर आपके मोशन को कंस्ट्रेन करेगा, ठीक है। तो 5 kg जो है चूंकि इसके जस्ट सामने खड़ा हो गया है, ठीक है, तो इधर से हम लोग पुश कर रहे हैं 85 न्यूटन से, तो 5 kg क्या करेगा, 10 kg का मोशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन, सॉरी बैकवर्ड नहीं, राइट डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर देगा, राइट। तो यानी 10 kg का मोशन कंस्ट्रेन हो जाएगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंट है उसके उल्टे डायरेक्शन में। सो हु इज अप्लाइंग दिस R1, 5 kg बॉडी, 5 kg बॉडी 10 kg बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा R1, ठीक है, जिस डायरेक्शन मोशन कंस्ट्रेंट है उसके उल्टे डायरेक्शन में। तो 10 kg भी 5 kg को छोड़ेगा नहीं, अगर 5 kg 10 kg को पे R1 फोर्स लगा रहा है, 5 kg 10 kg पे R1 फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 10 kg भी एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा R1 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। अब देखो तो 10 kg का फ्री बॉडी डायग्राम तो ड्रा हो गया, सारा फोर्स हमने ड्रा कर दिया, सारा फोर्स हमने ड्रा कर दिया। अब आ जाइए 5 kg पे। 5 kg किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 5G दिखा दिया। सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, N1 दिखा दिया, सॉरी N1 N2 हो जाएगा, नहीं N2 कर लो। और किससे इंटरेक्ट कर रहा है, 10 kg के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। 10 kg क्या कर रहा है, 10 kg इस पे R1 फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहा है, बट इसके आगे भी 2 kg आके बैठ गया है, इसके आगे भी 2 kg आके बैठ गया है। 2 kg क्या करेगा, 5 kg के मोशन को फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर राइट डायरेक्शन को फॉरवर्ड बोलते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेन कर रहा है, यानी 5 kg का मोशन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है इस 2 kg की वजह से, यानी इस पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जिस डायरेक्शन मोशन कंस्ट्रेंट हुआ है उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और कौन लगा रहा है, ये 2 kg लगा रहा है, तो 2 kg का अगर ये एक्शन है तो 5 kg रिएक्शन फोर्स लगाएगा, थर्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट,
ठीक है, विच विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। 5 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया। इनफैक्ट 2 kg का भी ड्रॉ हो गया। 2 kg किससे किससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो अर्थ के साथ कर रहा है, 2g लगा दिया। सरफेस वाई कर रहा है, N3 लगा दिया। 5 kg के से इंटरेक्ट कर रहा है, वो R2 लगा दिया यहाँ पे। एक्सटर्नल एजेंसी से कर रहा है, 17 न्यूटन लगा दिया। बाहर से कोई एजेंसी है जो इसको पुश कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गया। दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। अब जो 2 डायमेंशनल है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो सब इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में सारा लोग इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी 0, या N1 माइनस 10G इज 0, और ठीक, ओके। अच्छा, अब वर्टिकल डायरेक्शन में सारा इक्विलिब्रियम में है। अब एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखो, मान लो कि सारा ही लोग एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, आपको सारा लोग सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, सारा लोग सेम एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करेगा। सो लेट द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट, ऑफ कोर्स यहाँ दिख रहा है 85 न्यूटन इधर लग रहा है, उधर 17 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में होगा। एंड सपोज दैट एक्सेलरेशन ए, सो ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द बॉडी टुवर्ड्स राइट। तो अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, so that will be equal to mass into acceleration towards right for each body will be equal to net force acting on the body towards right। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लेंगे, वेक्टर इक्वेशन है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 10 kg टुवर्ड्स राइट विल बी हाउ मच, 85 टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट माइनस टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 10 है। यहाँ पे नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट क्या होगा, R1 माइनस R2 5, और यहाँ पे व्हाट इज टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। ऐसे ड्रॉ कर लोगे आप, ऐसे आप ड्रॉ कर लोगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, 1 2 3 दोनों ऐड, 1 2 3 तीनों ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 85 माइनस R1 देन प्लस R1 माइनस R2 देन प्लस R2 माइनस 17, तो R1 R2 R3 तो कट ही जाएगा, R1 R2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 85 माइनस 17, 17 चौका 68, 17 5 85, और राइट साइड में सब ऐड हो जाएगा, 10 5 15 और 2 17 ए, यानी यहाँ से आ जाएगा A इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यहाँ A पुट कर दोगे तो R1 निकल जाएगा, R1 और A यहाँ पुट कर दोगे R2 निकल जाएगा सिंपली, ठीक है। अच्छा, A निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, आप इसको क्लब करके एक सिस्टम मान लीजिए, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दीजिए विथ मास ऑफ से 10 5 15 2 17 kg, and net force acting is 85 and here you have 17, so net force is 85 minus 17 16 equals to 17A, ऐसा भी कर सकते, ठीक है। बट अभी उसमें मत पढ़ो, अभी ट्रिक्स वगैरह में मत घुसो, ठीक है, अभी सिंपल सा पार्ट स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है, ये तो गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरह से देखो नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, मतलब मैंने आपको शुरू में 3 लाइन बताया था, वो तीनों लाइन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा आपको। It acts on the body when its motion is constrained in a certain direction, पहला। दूसरा, it acts in direction opposite to the direction in which motion is constrained, और तीसरा, its magnitude depends on the degree to which motion is constrained। ये तीनों क्लियर हो गया है ना। So that's all about normal reaction। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और चर्चा करेंगे, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, अभी तो सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन इंट्रोडक्शन बताने के लिए आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल सी सूडो फोर्स के यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे। वेट और नॉर्मल रिएक्शन ही रहेगा, बट उसमें कुछ और भी चीज़ें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, till then, thank you very much and have a good day.